9 बजते बजते पंडित मोतेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर आ पहुंचे। रानी वही बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कारचौबीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। दो आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडली को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? मोटेराम करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक घर से जो बालक मिला उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेकुराम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? फेकुराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी हमारी परीक्षा ली जाए, लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न ना किया और उधर रानी से ने फेकुराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम है पंडित मगरू ओझा। अलगुराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है जी? अलगुराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, न यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हतबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटेराम ने जब उसकी ओर दांत पीसकर देखा, तब रहा सहा होश हवास भी गायब हो गया। फेकुराम ने कहा, हम बता दे? भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गए? यह तो विचित्र बात देखी। मोटेराम ने अलगू के पास जाकर कहा, कैसी है? अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? मोटेराम, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटेराम, सरकार इन्हें बालक ना समझे, इनमें जो सबसे छोटा है वह तो 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तलें पड़ गई और भंडारी चांदी की थालों में एक एक उत्तम पदार्थ ला लाकर परोसने लगा, तब पंडित मोटेराम जी की आंखें खुल गई। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी ना मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की उपटे उड़ रही थी, लपटें उड़ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मनो खा जाऊं फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इससे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लांग डाक करूं? लड़के 2-2 पत्तलों में चे बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न गठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई। यह ख्याल मुझे पहले न आया। रानी साहब से कहूँ, बुरा तो न मानेगी? वो जो कुछ हो, एक बार जोर से लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटेराम, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी ना थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी ने है आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुध ही आए। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटेराम, मैं अभी आता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी, मेरी मोटर ले लीजिए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए, तब सोना ने कहा, तुम आज क्या हो गया है जी? उसे क्यों बुला रहे हो? मोटेराम, कोई साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो। डंडे झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाए तो? मोटेराम, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूंगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा, उसके पेट में जो सनीचर है।
मोटेराम, बुद्धि की सर्वत्रता प्रधानता रहती है। यह ना समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं, इसका भी एक शास्त्र है जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है, अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और झट एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसको कोर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से यह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा। चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार रहते थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं कि उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता ना था, अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें दुत्कार देती। स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है। उन अमूल पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह में लार टपकी टपकी पड़ती थी। अब सामने पत्थर आ गई होगी, अब थालों में अमृतियाँ लिए भंडारी आए होंगे। ओह कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियाँ होगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओह कितने सुडौल मेवे से भरे हुए घी से तराता लड्डू होंगे, मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी ना डुलानी पड़ती होगी। आह, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ खड़ा पड़ा सड़ रहा हूँ और वहाँ यह बाहर। बड़े निर्दयी हो मोटेराम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा ना थी। अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो। पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे ना जाने कितने आएंगे। चिंतामणि, आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पतरा, देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई, उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ी जार, इतनी रात को सब जवागत है। मोटेराम, हम है, हम गाली ना दो। अमृति, अरे दुर्मुह झोसे, ते कौन है। कहते हम हैं, हम तो जाने ते कौन है। मोटेराम, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो, खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमीरती, ए दूर, तोर मुंह में कालिक लागे, तोर लहास उठे, हमार देवर बना थे दाढ़ीदार। मोटेराम, अरे हम हैं मोटेराम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती। चिंतामणि घर में है। अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे। जब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकला। क्या है क्या है। मोटेराम, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया। अमृति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेगी। मोटेराम, अभी भोजन कहाँ हुआ। मैंने जब इनकी विधा कर्मनिष्ठा सदाचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या सो गए। चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटेराम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुआ, रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे। यह कहते हुए मोटेराम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंतामणि, तब क्यों न ले गए। जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए। अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटेराम, अजी 72 माल खिलाऊंगा कि सारा दर्द दर्द भाग जाएगा। तुम्हारा यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मैसर न हुए होंगे। आज तुम्हें बद कर पछाड़ूंगा। चिंतामणि, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे। सारे शहर में तो ऐसा कोई माइका लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिचर का इष्ट है। मोटेराम, अजी यह बरसों तपस्या की है। भंडारे का भंडारा साफ कर दो और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लटकर आते हैं। चिंतामणि, तो यह कौन बड़ी बात है। यहाँ तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते हैं। ऐसी ऐसी डकारे लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खोपिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ली। मोटेराम, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार सकता। चिंतामणि, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग न जाओ तो सही। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली।
रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान न हो। उधर पंडित मोटेराम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरी प्रतिद्वंदी बन ना जाए और रानी साहब पर अपना रंग जमा ले। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। जो ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दो घंटे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटेराम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। चिंतामणि, तो तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ते कौन कहता है। मोटेराम, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। चिंतामणि, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटेराम, मैं ना कहता तो रानी तुम्हें पूछती भी ना। मोटेराम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक ना सुना। भवन में पहुंचे। रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थी और रह रह कर द्वार की ओर ताक लेती थी कि सहसा पंडित चिंतामणि उनके सामने आ खड़े हो और यूं स्तुति करने लगे, हे यशोदे तू बाल की सब मोरार नामा। रानी, क्या मतलब? अपना मतलब कहो। चिंतामणि, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है, उसका बखान शेषनाग अपने सहस्त्र जीवा द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है। वे कहाँ रह गए पंडित मोटेराम शास्त्री? चिंतामणि, पीछे आ रहा है सरकार। मेरे बराबर आ सकता है भला? मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं? चिंतामणि, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार। विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। सरकार में किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन अभिष्ट नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वह सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते हाँफते हुए आ पहुंचे और यह देखकर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बहुत साधु प्रकृति एवं विद्वान है। आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते हैं। मोटेराम, सरकार में इनका दासानुदास हूँ। चिंतामणि, जगतारिणी में इनका चरण रज हूँ। मोटेराम, रिपुंदल संहारिणी में इनके द्वार का कुकर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बड़े हुए, चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता ना थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुनाकर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे थे। चिंतामणि, भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो, जोन कुछ होई सब आए जाई, घबराए का नाही हो, तुम्हारे सिवाय और कोई जीवे नहीं बैठा है। मोटेराम, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। चिंतामणि, अजी सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटेराम, अच्छा बताओ, पहले किस चीज पर हाथ फेरेंगे? चिंतामणि, मैं जाता हूँ, भीतर से सब चीजें एक साथ लिए आता हूँ। मोटेराम, धीरज धारो भैया, सब पदार्थ को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंतामणि, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे। नहीं, लो लाओ, मैं झटपट भोग लगा दूं, व्यर्थ देर करोगे। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए, रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध आधारा, समुझत मन दुख भव अपारा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन जाए, उल्टी पलटी लंका कपि जारी, कूद पड़ा तब सिंधु मझारी, जेहि पर जाकर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले कछु संदेहु, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए।
पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है तो वे भी अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद न आई। तब उन्होंने सीधे सीधे राम नाम का पाठ आरंभ कर दिया। राम भज रे मन। इन्होंने इतने ऊंचे स्वर में जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटेराम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। बाल वृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐंठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया। पर यह किसे मालूम था कि विधि बाम उधर कुछ और कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई थी। भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम हचकचाकर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या करते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, यह ससुर आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया? यह रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंतामणि, सरकार आचार्यों ने इस विषय में। मोटेराम, कोई हर्ज नहीं सरकार, कोई हर्ज नहीं। सोना, भाग्य फूट गया। जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तब ई विपत फाट पड़ी। चिंतामणि, सरकार स्वान के मुख में अमृत। मोटेराम, तो अब आज्ञा हो तो चले। रानी, हाँ और क्या, मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टॉमी। भंडारी, ये पत्थर उठाकर मेहतर को दे दो। चिंतामणि, सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतने देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे थे। बस चलता तो कुत्ते का गला घोंट देती। बोली, लड़कन का तो दोष नहीं परत है, इन्हें खाए नहीं खावाए देत को। चिंतामणि, मोटेराम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहे, अब काहे ना ही बोलत बनल। मुंह में दही जम गया, जीभे नहीं खुलत है। चिंतामणि, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता। उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषा मन में रह गई। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं। सोना सारी मनुष्य निकल गई। घर में ही गर्जे के शहर थे। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चों को खिला दो। ये बेचारे क्यों भूखे मरे? क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे? फेंकू, इसलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे? फेंकू, बहुत सी, हाथों से बताकर इतनी। रानी, अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वह बतानी पड़ेगी, बताओ ना। फेंकू, हाँ बताओ, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई ना मिलेगी, समझ गए? फेंकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटेराम। बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपको क्या हानि है? चिंतामणि, नाम पूछने से कोई हर्ज नहीं। मोटेराम, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक ना होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रहे हैं। बोलो फेकुराम, चुप क्यों हो? फिर मिठाई ना पाओगे। चिंतामणि, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटेराम, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आए हैं, वह नहीं बताता। तुम्हारा साझा आए वहां से बड़े खीर खवा बन के। सोना, अरे हाँ, लड़कन से ई सब पवारा से का मतलब? तुमका धर्म परे मिठाई देव, ना धर्म परे ना देव। ईका की बाप का नाम बताओ तब मिठाई देव। ठेकुराम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो? उसे बोलने क्यों नहीं देते? बोलो बेटा। मोटेराम, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंतामणि, इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है भाई। मोटेराम, अब हम इस द्वार पर कभी ना आएंगे, यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है।
अलगू कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दूं। मोटेराम, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है। चलो यहाँ से चलो, अब भूल कर यहाँ ना आएंगे। खिलाना ना पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंतामणि, मोटेराम, महारानी के सामने तुम इतनी कटु बातें ना करनी चाहिए। मोटेराम, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले हैं। तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण? चिंतामणि, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बातें करो। ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटेराम, पेट के गुलाम हो, ठकुर सोहाती कर रहे हो कि ये एकाध पत्थर मिल जाए। यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंतामणि, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े, मैं छोटा, अब और क्या कहूँ। तुम सत्य कहते होंगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी, ऐसा नहीं कहिए चिंतामणि की। मोटेराम, इसका बदला ना लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बाल बंदे के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया, फेंकुआ नाव बताए देता। काहे रे? अरे बाप के नाव बताए देते। फेंकू और क्या, बे तो सोच तो सच सच पूछती थी। मोटेराम, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारा एको विधा काम ना आई, वो तोन बाजी मार लेगा। मोटेराम, मैं तो जानता हूँ रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना, मैं तो ओका मुंह देखा ताड़ गई कि हमका पहचान गई। इधर तो ये लोग पछताते चले थे जाते थे, उधर चिंतामणि की पांचों उंगलियां घी में थी। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जाता था। रानी बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को बेश बदल कर लाते उससे लज्जा न आई। चिंतामणि, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझसे उड़ने चला था। मैंने भी कहा था, बच्चा, तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगी। टामी को बुलवा लिया। चिंतामणि, सरकार की बुद्धि धन्य।